हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मैग्माटिज्म के बारे में बता दिया था। मैग्माटिज्म के हमने दो बेसिक टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट था इंट्रूसिव मैग्माटिज्म एंड सेकेंड वन इफ्यूजिव मैग्माटिज्म। और जो इफ्यूजिव मैग्माटिज्म था, इसी को हमने क्या कहा था? वोल्केनिज्म कहा था इसी को हमने। ठीक है, यानी कि मैग्मा का धरातल को चट्टानों को तोड़ करके धरातल की चट्टानों को तोड़कर धरातल के ऊपर प्रकट होना, ये क्या था? इफ्यूजिव मैग्नेटिज्म था। और हमने वोल्केनिज्म के क्या पढ़ लिए थे? कॉजेज को पढ़ लिया था कि वोल्केनिज्म होता क्या है। ठीक है, अब जब ज्वालामुखी हो गया है, हमने वोल्केनिज्म के साथ साथ वोल्केनो के कंपोनेंट्स को पढ़ लिया है। तो अब हमें पढ़ना है, आज का टॉपिक है हमारा ज्वालामुखी वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे हम। मटीरियल्स जो हैं, मटीरियल्स इरप्टेड फ्रॉम वोल्केनो। ठीक है, ज्वालामुखियों द्वारा निस्सृत पदार्थ, ज्वालामुखियों से कौन कौन से मटेरियल्स निकलते हैं, वही हमें आज के टॉपिक में लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, जब मटेरियल की बात हो रही है तो मटेरियल जो है वो कितने तरीके के हो सकते हैं? मटेरियल के तीन टाइप हो सकते हैं। सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? गैस हो सकती है। सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकती है। ये तीनों कंपोनेंट जो हैं, इनको हम वन बाय वन लेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। तो सबसे पहले हम लेते हैं लिक्विड। और लिक्विड में हमारे जो दोनों में देखें, हम वोल्केनो में देखें तो क्या आएगा? मैग्मा तथा लावा को। मैग्मा और लावा। अब देखिए, मैग्मा क्या है? मैग्मा जो है वो वह तरल पदार्थ है जो वोल्केनो से निकलता है, और जो धरातल के नीचे जब होता है तो उसे कहते हैं मैग्मा। और यही पदार्थ अगर धरातल के ऊपर आ जाता है, धरातल पर आ जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? लावा कहेंगे। यानी कि मैग्मा और लावा दोनों एक ही चीज है, मगर डिफरेंस क्या है कि धरातल जो है उसके नीचे रहेगा तो मैग्मा कहलाएगा, और लावा धरातल के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपको मैं इसमें मैग्मा और लावा जो है उसमें आप देखिए कि जो मैग्मा है वो और लावा दोनों का हम अगर बेसिक कंपोजिशन देखें तो बेसिक कंपोजिशन क्या होना चाहिए इनका? इनका बेसिक कंपोजिशन वही होगा जो हमारे भूपर्पटी जो है उसकी चट्टानों में होता है। भूपर्पटी की चट्टानों में जो होता है वही इसका बेसिक कंपोजिशन होगा। क्यों होगा? कि ये हमारी महासागरीय प्लेट है, और ये हमारी क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है। तो ये क्या है? ओशियनिक क्रस्ट है, और ये हमारी मान लो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। जब अभिसारी गति होगी तो महाद्वीपीय प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट जब छेपण करेगी, तो छेपण से ये यहाँ पर क्या होगा? अत्यधिक ताप के प्रभाव में, बहुत अधिक ताप के प्रभाव में ये पिघलेगी, और पिघलने से महाद्वीपीय प्लेट की कमजोर धरातल से निकल के ये वॉल्केनिक एक्टिविटी करेगी। ठीक है, यानी पिघला क्या? पिघला हमारी भूपर्पटी। जब भूपर्पटी पिघल रही है, इसका मतलब कि वही चट्टानें जो धरातल के नीचे जाकर के पिघल रही हैं, वही तो क्या बना रही हैं? मैग्मा। मैग्मा अलग से थोड़ी आ रहा है। मैग्मा वही चट्टानें बना रही हैं जो भूपर्पटी की चट्टानें। यानी कि बेसिक कंपोजिशन जो है वो क्या रहेगा? जो भूपर्पटी की चट्टानों का है वही मैग्मा और लावा का बेसिक कंपोजिशन होगा। ठीक है, यानी मैग्मा और लावा में बेसिक कंपोजिशन जब सिमिलर है। अब देखिए क्या क्या सिमिलर है। भूपर्पटी में क्या होता है? भूपर्पटी में ऑक्सीजन पाई जाती है, सिलिकॉन पाई जाती है। ऑक्सीजन और सिलिका के अलावा क्या पाई जाती है? एल्यूमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम के अलावा इसमें पाया जाएगा हमें फेरस पाया जाता है। फेरस के अलावा इसमें कैल्शियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग कितना पाया जाता है? 47% के आसपास होता है। और सिलिकॉन 28% के आसपास होता है। एल्यूमिनियम जो होता है वो 8% के आसपास होता है। आयरन 5% के आसपास होता है। कैल्शियम जो होता है वो होता है 3.6 के आसपास होता है। सोडियम भी 2.8% के आसपास होता है। जब भूपर्पटी में ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है,
मैग्नीशियम, जब ये सारी चीजें पाई जा रही है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ठीक है, पोटेशियम भी पाया जाता है, तो हमारे मैग्मा और लावा भी तो भूपर्वतीय की चट्टानों से ही बन रहा है। या हम ये कहें कि मैग्मा और लावा की सबसे ज्यादा उत्पत्ति कहाँ होती है, अपर मेंटल में या फिर लोअर क्रस्ट में। तो ये हमारा जब दुर्बलता मंडल में भी तो सेम कंपोजिशन ही होता है चट्टानों का, तो वही हमें मैग्मा मिलता है, यानी कि बेसिक कंपोजिशन मैग्मा और लावा का सेम होता है। मगर अब इसमें दो डिफरेंस होते हैं। देखिए क्या होता है कि जो मैग्मा होता है उसकी जो विस्कोसिटी है, वो विस्कोसिटी इसकी मैग्मा की विस्कोसिटी जो है, शांता जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। जबकि जो लावा होता है उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी हम देखें मैग्मा की, तो मैग्मा की तो विस्कोसिटी हो गई कम, और लावा जो होता है उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई, अधिक, शांता। विस्कोसिटी को बोलेंगे शांता, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ये देखिए, जो मैग्मा होता है हमारा, मैग्मा के अंदर कुछ वॉलेटाइल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कुछ वाष्पशील पदार्थ पाए जाते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो लगभग 12% तक होते हैं। कितना होता है, लगभग 12% तक वोलेटाइल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अब इन वोलेटाइल कंपाउंड्स में क्या क्या आता है, वोलेटाइल कंपाउंड्स में आता है जैसे जलवाष्प, वाटर वेपर्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, क्या हो सकता है इसके अलावा, HCl हो सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो ये सब वाष्पशील जो कंपाउंड्स हैं, इसके टोटल कंपोजिशन का लगभग 12% तक मैग्मा में क्या पाए जाते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और ये वोलेटाइल कंपाउंड जो होते हैं वो इसकी शानता जो है, विस्कोसिटी जो है मैग्मा की, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी जब विस्कोसिटी कम होगी तो क्या हो जाएगा मैग्मा में, तो ये मैग्मा कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। यानी कि मैग्मा क्या होता है, पतला, और लावा क्या होता है, गाढ़ा। क्यों होता है गाढ़ा साहब, वो इसलिए क्योंकि जो ये वोलेटाइल कंपाउंड जो हैं वो जब मैग्मा के रूप में अंदर हैं धरातल के नीचे, तो इन्हें वोलेटाइल कंपाउंड्स को कहीं भी निकलने के लिए जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि जब धरातल के नीचे हैं तो इन्हें कहाँ जगह मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, तो ये इसके साथ मिक्स रहेंगे। बट जब ये धरातल के ऊपर आ जाते हैं, तो अगर मान लीजिए महाद्वीप के ऊपर वोल्केनो के रूप में ये आए, ठीक है, तो वोल्केनो के रूप में जब ऊपर आएंगे तो ये यहाँ पे कहाँ हो जाएंगे, ये ही जो वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं ये वायुमंडल में मुक्त हो जाएंगे। भाई गैसें हैं, गैसेस निकल जाएंगी, जलवाष्प है, जलवाष्प निकल जाएगा, तब वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाएगा। और जब वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, लावा के रूप में जो ऊपर आ रहा है तो इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी शांता बढ़ जाएगी, और ये लावा क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। दूसरा, अगर ये मान लो महासागरीय भाग में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, महासागरीय भाग में जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये जल में निर्मुक्त हो जाएगा, जल में निर्मुक्त हो जाएगा, सागर के जल में निर्मुक्त हो जाएंगे वॉलेटाइल कंपाउंड। वॉलेटाइल मतलब होता है वाष्पशील, जो बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाए या बहुत जल्दी किसी भी पदार्थ को छोड़ के खत्म हो जाए, वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाए, वही क्या कहेंगे, वॉलेटाइल कंपाउंड्स कहलाएंगे, ठीक है। तो मैग्मा और लावा में हमने दो बेसिक डिफरेंस पढ़े, कि एक पहला बेसिक डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि क्या पढ़ा है, कि मैग्मा जो होता है उसकी विस्कोसिटी होती है कम, जबकि लावा की विस्कोसिटी होती है अधिक। और जो वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो लावा में क्या होते हैं, लावा में महासागरीय या वायुमंडलीय भागों में ये निर्मुक्त हो जाते हैं, जबकि मैग्मा में ये इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। दूसरी बात देखिए, जो मैग्मा है वो धरातल के आंतरिक भाग में जब है, तो आंतरिक भाग में मैग्मा के अधिक होने के कारण, क्योंकि ये पतला भी है, दूसरा आंतरिक भाग से जब आ रहा है तो बताइए तापमान क्या रहेगा, मैग्मा का तापमान जो है वो क्या रहेगा, मैग्मा का तापमान उच्च रहेगा। क्यों, क्योंकि आंतरिक भाग के तापमान के बराबर तापमान होगा, चट्टाने अभी ताजा ताजा पिघली है। मगर यही मैग्मा जो है वो अगर ऊपर आएगा, धरातल पर आएगा, तो ये लावा के रूप में जब आएगा तो इसके तापमान में कमी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों।
तो ये दो बेसिक डिफरेंस होते हैं मैग्मा और लावा में कि मैग्मा का तापमान जो है वो अधिक होता है और लावा का तापमान कम होता है। क्यों? क्योंकि ऊपर आने के टाइम एक तो इसमें वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूट कंपाउंड जो हैं वो लावा के मैग्मा के रूप में जो मैग्मा का जब लावा के रूप में ऊपर की तरफ आता है तो इसके जो पदार्थ हैं वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं वो निर्मुक्त हो गए हैं। दूसरा, इस प्रक्रिया में जब मैग्मा ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो ऊपर की ओर गति करने पर क्योंकि धरातल के ऊपरी भागों में तापमान में क्या आ जाएगी, कमी आती जाएगी। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, तापमान में कमी आएगी। जब तापमान में कमी आती जाएगी तो मैग्मा जो है वो तापमान कम होता जाएगा और जब यह धरातल पर आ जाएगा तो धरातल पर यही लावा धरातल पर जब आएगा तो अब इसका तीसरा रीजन हमें यहाँ और दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि जब ये, चलो इसको तीसरा डिफरेंस भी मान लेते हैं कि जब मैग्मा है वो क्या है, मैग्मा क्या है, पतला है। तो मैग्मा पतला है तो इसकी मोबिलिटी क्या होगी, आप ये बताइए। मैग्मा की मोबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैग्मा जो है वो क्या है, पतला है और जब पतला है तो क्या करेगा, तेजी से गति करेगा। पहली बात तो इसके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा गैसियस मटेरियल है, गैसें हैं तो इन गैसों का भी दाब रहेगा। दूसरा, ये पतला है तभी तो वोल्केनिक इरप्शन तेजी से होता है क्योंकि गैस जो है वो कंटिन्यू धरातल पर क्या लगाती है, धक्का लगाती रहती है नीचे से। यही वोलेटाइल कंपाउंड जो है वो धक्का लगाते रहते हैं। दूसरा, मैग्मा पतला है तो इसकी मोबिलिटी जो है मैग्मा की वो हाई रहेगी। जबकि अगर हम बात करें लावा की मोबिलिटी की तो लावा जो है इसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी कि गतिशीलता जो है इसकी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? एक तो ये ऊपर आते आते थोड़ा गाढ़ा हो गया है, विस्कोसिटी इसकी क्या हो गई है, बढ़ गई है। एक तो ये गाढ़ा हो गया है, दूसरा इसका जो तापमान है वो भी क्या हो गया है, कम हो गया है। जब तापमान भी कम हो गया है, विस्कोसिटी भी कम हो गई है तो ये क्या हो गया, गाढ़ा हो गया है। तो इसकी वजह से ये ज्यादातर क्षेत्रों में फैलेगा नहीं और तुरंत जम करके और क्या बना देगा, मैग्मा चट्टाने बना देगा या लावा चट्टाने बना। धरातल पर आने के बाद क्योंकि हम इसको लावा कहते हैं इसलिए हम यहाँ पे इसको सिर्फ लावा चट्टाने ही कहेंगे, तो लावा चट्टान। तीन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मैग्मा की विस्कोसिटी कम, ठीक है, पतला, और जबकि जो हमारा लावा है उसकी विस्कोसिटी अधिक और वो गाढ़ा। दूसरा, मैग्मा का तापमान अधिक, लावा का तापमान कम। मैग्मा की मोबिलिटी जो है वो अधिक और लावा की मोबिलिटी कम होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है आपको, मैग्मा और लावा का डिफरेंस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं हम लावा के ऊपर। अब हम जो आगे बात करेंगे वो हम सिर्फ बात किसकी करेंगे, तो वो हम बात करेंगे सिर्फ लावा की। तो अब क्योंकि हमारे काम का क्या है, हमारे काम का है सिर्फ लावा। अब हमें ज्वालामुखीयता पढ़नी है तो धरातल के आंतरिक भाग में जो हो रहा है मैग्मा उसको छोड़ दीजिए। अब बात करेंगे हम सिर्फ लावा की, और लावा जो है उसको हम भौतिक विशेषताओं के और केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लावा को, अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे रंग आ जाएगा, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरा, इसका गाढ़ापन, गाढ़ापन ना कह के इसकी मोबिलिटी कह लो, गतिशीलता, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ये होगा कि इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या क्या पदार्थ हैं इसके अंदर, उसके आधार पर हम इसको केमिकल कंपोजिशन कहेंगे। तो केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे लावा को दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज बेसिक यानी क्षारीय लावा एंड सेकंड इज एसिडिक या अम्ल प्रधान लावा। यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी क्षारीय होगी वह क्षारीय लावा, जिसकी प्रॉपर्टी अम्लीय होगी वह अम्ल प्रधान लावा। और इन्हीं को मैफिक और फैल्सिक लावा भी कहते हैं। क्षारीय लावा को मैफिक कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और फेरस होता है। तो मैं तो लिया मैग्नीशियम का और फिक लिया फेरस। दूसरा, जो फैल्सिक जो होता है इसका नाम निकला है फेल्सपार से।
फेल्सपार से। तो फेल्सिक लावा फेल्सपार से निकला है, जबकि मैफिक लावा जो है वो मैग्नीशियम और फेरस की उपस्थिति के कारण इनको मैफिक लावा कहते हैं। ठीक है, तो अब मैफिक और फेल्सिक लावा जो है इसकी हम मेजर दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बेसिस पे इन दोनों का हम डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैफिक लावा की। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पे, हम बेसिक प्रॉपर्टीज पे डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले इनका जो डिफरेंस देखेंगे वो हम देखेंगे सिलिका की मात्रा के आधार पर। सिलिका की मात्रा, पहला डिफरेंस सिलिका की मात्रा का। दूसरा हम देखेंगे इनकी विस्कोसिटी के आधार पर, विस्कोसिटी कितनी है। तीसरा हम इसका देखेंगे मोबिलिटी कैसी है इनकी। ठीक है, चौथा हम इसका देख सकते हैं कलर कंपोजिशन, कलर कैसा है इसका। ठीक है, और पांचवा क्या देख सकते हैं हम, पांचवा हम देख सकते हैं इनसे कौन कौन सी चट्टानें बन रही हैं। ये इनमें हम बेसिक डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिलिका की मात्रा की। तो देखिए, जो मैफिक लावा जो होता है मैग्नीशियम और फेरस की जिसमें अधिकता होती है, इस मैफिक लावा में सिलिका की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती है। यानी जैसे सिलिका की मात्रा, जैसे कोई पानी है, अब इस पानी के अंदर आपने बालू या रेत मिला दिया, तो ये रेत जब मिलाया है, अगर इस में पानी में, तो अगर रेत मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, ये गाढ़ा हो जाएगा। और अगर रेत नहीं होगी तो क्या होगा, पतला होगा। यानी कि रेत के मिलाने से क्या होता है, गाढ़ा, और रेत अगर नहीं है तो क्या होगा, पतला। ठीक है, तो जब इसमें सिलिका की मात्रा अपेक्षाकृत कम है तो ये क्या होगा, तो इसका क्या होगा, तरलता क्या होगी, उच्च होगी। यानी ये बहुत ज्यादा क्या होगा, क्या होगा, विस्कस, विस्कोसिटी इसकी क्या होगी, कम होगी। विस्कोसिटी कम होगी यानी कि तरलता इसकी उच्च होगी। ठीक है, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी इसकी। दूसरा, इसका जो रंग है उस पे क्या फर्क पड़ेगा मैफिक लावा के पे। देखिए, रेत जो है उसका रंग कैसा होता है, हल्का रंग होता है। रेत का रंग कैसा होता है, हल्का। अब जहाँ रेत की मात्रा ही कम है, सिलिका की मात्रा ही कम है, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, गहरा रंग हो जाएगा मैफिक का। दूसरा, इसमें क्योंकि फेरस है, लोहा है, तो लोहे का रंग तो वैसे ही अपने आप में क्या होता है, गाढ़ा। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये गहरा रंग हो जाएगा। दूसरा, अब हम बात करें फेल्सिक लावा की। तो फेल्सिक लावा जो एसिडिक लावा है, इसके अंदर सिलिका की मात्रा क्या है, अधिक। सिलिका की मात्रा अधिक है तो इसकी विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसकी विस्कोसिटी, शांता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब शांता अधिक हो गई है तो इसकी तरलता क्या हो जाएगी, तरलता हो जाएगी इसकी कम। ठीक है, तो फेल्सिक लावा और मैफिक लावा का डिफरेंस ये हो गया कि मैफिक लावा जो है वो तो क्या होगा, तरलता अधिक होगी, जबकि जो फेल्सिक लावा है इसकी तरलता कम होगी, क्योंकि इसमें रेत जो है, बालू की मात्रा अधिक है, पहली बात। दूसरा, अब इसका रंग कैसा होगा, हल्का रंग होगा। क्यों, क्योंकि रेत का रंग, बालू का रंग कैसा होता है, हल्का होता है, तो इसमें हल्का रंग होगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब ये तरलता इसकी कम है तो इसका मतलब ये क्या हो गया है, गाढ़ा हो गया है। और पतला लावा जो होगा उसकी क्या होगी, मोबिलिटी क्या होगी, बहुत उच्च होगी, प्रवाह गति क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब हम बात करें मोबिलिटी की, तो मोबिलिटी जो है वो क्या होगी, मोबिलिटी फेल्सिक लावा में कैसी होगी, फेल्सिक लावा में तो मोबिलिटी जो है इसकी वो हो जाएगी कम, जबकि जो मैफिक लावा है, मैफिक लावा के अंदर क्या हो जाएगी, इसकी मोबिलिटी, मोबिलिटी हाई हो जाएगी। पतला लावा ज्यादा तेजी से गति करेगा, जबकि गाढ़ा जो हमारा फेल्सिक लावा है वो कम गति करेगा। ठीक है, तो कम प्रवाह गति होगी। ठीक है, कलर कंपोजिशन की मैंने बात बता दी कि हमारा जो मैफिक लावा है उसमें रेत अनुपस्थित है तो गाढ़ा यानी गहरा रंग है, जबकि जो हमारा फेल्सिक लावा है उसमें क्या है, फेल्सिक लावा में रंग जो है वो हल्का है, क्योंकि इसमें बालू की उपस्थिति है। इसके अलावा हम बात करें कि तापमान की, तो जो फेल्सिक लावा जो होता है उसमें और मैफिक लावा में क्या डिफरेंस होता है कि मैफिक लावा जो है उसका गलनांक बिंदु उच्च होता है। उच्च गलनांक बिंदु का मतलब क्या हुआ कि इसको पिघलाने के लिए हमें जो है ना, इसके पिघलाने के लिए तापमान कितना चाहिए धरातल में, धरातलीय भाग में तापमान उच्च चाहिए।
जब तापमान बहुत अधिक होगा तभी तो ये मैग्मा बनेगा, यानी कि इसका गलनांक बिंदु उच्च रहता है। जबकि जो हमारा फेल्सिक लावा है इसका गलनांक बिंदु कम रहता है। क्यों रहता है? एक तो ये गाढ़ा भी है, ठीक है, तो ये गाढ़ा होने के साथ साथ तापमान जो है उसको क्या होगा, एब्जॉर्ब भी कर लेगी, बालू भी रेत को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये गलनांक जो है उसका कम होता है। जबकि इसकी तरलता भी कम होगी और इसकी प्रवाह गति भी कम होगी, ठीक है। अब जब पतला लावा, आप देखिए, जब पतला लावा धरातल पर फैलेगा तो अगर वहां पे सतह पे ढालू सतह है तो वो क्या करेगा, बड़ी तेजी से दूर तक फैलता जाएगा पतला लावा, ठीक है। तो जो हमारा मैफिक लावा है वो कैसा है, पतला है, तो दूर तक फैल के और एक चादर जैसी संरचना का निर्माण कर लेगा। यानी कि ज्यादातर जो है पतला लावा जो होता है वो क्या बनाएगा, हमारे पठार और मैदान जो होते हैं, ज्वालामुखी लावा पठार और लावा मैदान जो है उनका निर्माण जो है वो ज्यादातर पतले लावा से होता है। लावा पठार और लावा मैदान, तो लावा पठार और लावा मैदान का निर्माण किससे होगा, हमारे पतले लावा यानी कि हमारे मैफिक लावा से। जबकि जो बहुत गाढ़ा लावा है, फेल्सिक लावा है, ठीक है, उसकी हमें जब गतिशीलता ही कम है, जब उसकी मोबिलिटी कम है, तो वो बहुत ही स्टीप वाले जो हैं, बहुत ही खड़े ढाल वाले शंकु का निर्माण करेगा। यानी ये ज्यादा दूर तक गति नहीं करेगा और ये आसपास ही जो है स्टीप साइड वाले कोन का निर्माण करेगा, ठीक है। दूसरी हम बात करें, इससे आगे बात करें, तो जब ये स्टीप साइड कोन का निर्माण करेगा, अब मान लीजिए यहां से जब मैग्मा ऊपर आ रहा है तो ऊपर आने पे जब ये लावा के रूप में छिद्र से बाहर निकलेगा, तो अगर ये पतला लावा होगा तो ये पतला लावा जो है वो तो यहां से क्या कर जाएगा, गति कर जाएगा, बहुत तेजी से गति कर जाएगा। पतला लावा तो क्या करेगा, बहुत तेजी से करेगा। मगर अगर ये गाढ़ा लावा होगा तो ये इसके जो छिद्र है इसके चारों ओर ऐसे जमा हो जाएगा। तो जब ये जमा होगा तो जमा हो जाने से ये क्या करेगा, लावा मार्ग में क्या करेगा, रुकावट पैदा करेगा। और जब लावा मार्ग में रुकावट पैदा करेगा तो यह बहुत तेजी से विस्फोट करते हुए ज्वालामुखी का निर्माण, ज्वालामुखी का जो छिद्र है उसमें जब रुकावट पैदा करेगा, क्योंकि गाढ़ा है बहुत जल्दी जमेगा, शांता बहुत अधिक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से गैसें तो निकलनी है, लावा को निकलना है, उसका बहुत अधिक दाब लग रहा है, तो ये विस्फोटक ज्वालामुखी, कौन से लावा, फैल्सिक जो होते हैं, जो एसिडिक होते हैं, वो विस्फोटक ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं। जबकि जो मैफिक होते हैं वो ज्यादातर दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी, कौन से होते हैं, फिशर इरप्शन करते हैं। तो जब फिशर जब इरप्शन होगा तो फिशर इरप्शन के कारण पतला जो लावा है वो बहुत दूर तक जाएगा और बहुत दूर तक फैल के एक पतली चादर रूपी संरचना का निर्माण करेगा और इसकी वजह से लावा पठार और लावा मैदान का निर्माण होगा। जबकि जो हमारा मैफिक लावा है, क्योंकि वह बहुत ठोस है, ठीक है, मैफिक लावा है जो क्या है, हमारा बहुत पतला है। जबकि जो हमारा फेल्सिक लावा है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, शान है, बहुत ज्यादा विस्कस है। बहुत ज्यादा विस्कस होने के कारण ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा और ये हमें ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण भी करेगा, ठीक है। तो ज्वालामुखी पर्वत किससे बनेंगे, फेल्सिक लावा से। जबकि लावा पठार और लावा मैदान जो है वो दरारी उद्गार कैसे, कि जो धरातल जो है उसमें, जैसे ये धरातल के अंदर हम देखें तो एक पतली दरार के रूप में यह रिस के बाहर आएगा ज्वालामुखी, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा पतला होने की वजह से दूर तक फैल के लावा पठार और लावा मैदान के निर्माण में हेल्पफुल रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे मैफिक और फेल्सिक लावा में मेजर डिफरेंस की अम्लीय और क्षारीय लावा जो होता है इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब बात आती है कि हम एक और डिफरेंस देखते हैं चट्टानों के बारे में, जैसे उसे बाद में हम बात कर रहे हैं। चट्टानों की क्या बात करते हैं,
कि इसके अंदर जो चट्टाने बनते हैं उसका एग्जाम्पल होता है बहिर्जात मैफिक जो चट्टाने हैं उसके अंदर बेसाल्ट सबसे प्रमुख होता है। देखिए हमारा प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका जो पठार है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार हमारा बेसाल्ट मैग्मा से बना हुआ, बेसाल्ट मैग्मा से बना है। और कब बना है? क्रिटेशियस में, क्रिटेशियस युग के अंदर ये बना है। ठीक है, तो क्रिटेशियस पीरियड में क्योंकि हमारा बेसाल्ट मैग्मा से बना है तो इसी आधार पर हम बताएं कि बहिर्जात जो मैफिक चट्टान है उसमें बेसाल्ट प्रमुख है। और अगर मैंने आपको बताया था कि प्लूटोनिक जो रॉक होती हैं, प्लूटोनिक या जो इंट्रूसिव रॉक होती हैं, जो पातालीय या अंतर्जात मैफिक चट्टान होती हैं, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है गैब्रो। और ये दोनों ही कैसी चट्टाने हैं? गैब्रो और ये दोनों की दोनों इग्नस रॉक, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया से कौन सी रॉक्स बनती हैं? इग्नस रॉक। गैब्रो भी और बेसाल्ट, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया जो पूरी होगी चाहे उसमें लावा मैफिक हो या लावा फेल्सिक हो, बनेगी इग्नस ही। मगर इग्नस रॉक का जो बेसाल्ट टाइप है, बेसाल्ट रॉक हैं, ये बेसाल्ट रॉक और गैब्रो रॉक दोनों मैफिक लावा की वजह से बनती है। जबकि जो फेल्सिक लावा होता है, इस फेल्सिक लावा की वजह से ग्रेनाइट बनेगी अंतर्जात। कौन सी? इंट्रूसिव ग्रेनाइट। बाहर जब ये चट्टानों के बाहर आकर के चट्टान बनाएगा तो रायोलाइट बनेगी और अंदर डायोराइट भी बन जाएगी। तो ग्रेनाइट, रायोलाइट और डायोराइट ये तीनों किससे बनेंगी? फेल्सिक लावा से। जबकि जो बेसाल्ट और गैब्रो है वो किससे बनेगी? मैफिक लावा। तो मेजर डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, सिलिका की मात्रा के आधार पर, रंग के आधार पर, इसकी तरलता के आधार पर, इसकी प्रवाह गति के आधार पर, गलनांक या फिर तापमान के आधार पर। क्योंकि उसका गलनांक उच्च है यानी कि बहुत ऊंचे ताप पर यह गर्म हो रहा है, फेल्सिक लावा, मैफिक लावा, जबकि फेल्सिक लावा जो है वो कम ताप पर गर्म होता है। इसकी वजह से क्या होगा कि इसको गलनांक इसका जब कम है तो इसका तापमान भी कम रहता है फेल्सिक लावा का। शांता की हमने बात कर ली और इसकी वजह से उद्गार की बात करी तो फेल्सिक लावा में विस्फोटक उद्गार और मैफिक लावा जो होता है वो कौन से? दरारी उद्गार के लिए करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को एक मैं इसमें एक ऐड कर देता हूं कि बस एक नॉलेज के लिए आपको याद रखना है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर इनके दोनों के जो प्रवाह जो होता है उसको हवाई जो है, हवाई द्वीप के जो निवासी हैं वो इनको प्रवाह को दो नाम देते हैं, पहोय और आहा आहा। ठीक है, क्या देते हैं? पहोय होय। एक तो होता है पहोय और दूसरा होता है आह आह। ठीक है, पहोय और आह आह। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में भी वही डिफरेंस है जो फेल्सिक और मैफिक लावा में होता है। क्या? जो पहोय होता है उस वो लावा कितना होता है? पतला होता है। ठीक है, और ये पतला लावा जो है, जो क्या होगा, क्योंकि पतला है और इसका तापमान क्या है? अधिक है। अब भाई तापमान अधिक है तो ये ठंडा होने में क्या करेगा? टाइम लेगा। और दूसरा पतला है तो इसको ठंडा होने में, जमने में समय लगेगा। तो वह लावा जो पतला होता है और जिसका तापमान अधिक होता है तो वह जमने में जो है वो कैसा? रस्सीदार, कारकोल के जैसे चट्टाने वो बनाएगा, चट्टाने बनाएगा। तो उसको बोलते हैं पहोय। ठीक है, रस्सीदार चट्टाने बनाएगा और दूर तक फैल जाएगा। इसे तो बोलते हैं हवाई की भाषा में पहोय होय। जबकि जो आह आ है वो कौन सा होगा? अब ये देखिए, ये कौन सा होगा हमारा? जो पतला है और रस्सीदार है, ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा? मैफिक होगा। कौन सा होगा? मैफिक लावा हो जाएगा हमारा। जबकि जो हमारा फेल्सिक होगा, फेल्सिक जो हमारा लावा होगा वह कैसा होगा? वह होगा गाढ़ा। और गाढ़ा लावा जो होगा फेल्सिक, ये कैसा होगा? गाढ़ा होगा और इसका तापमान क्या है? कम होगा। जब तापमान कम होगा तो ये कैसे होगा? अचानक ठोस होकर के
ब्लॉक के रूप में जम जाएगा, ब्लॉक के रूप में जम जाएगा। और जमने की वजह से ये बहुत जल्दी ठंडा होकर के जब जमेगा तो इसके अंदर गति जो है वो क्या होगी, कमी होगी, गतिशीलता कम होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो पहोहोय लावा है, पहोहोय जो नाम दिया गया है वो दिया गया है मैफिक लावा फ्लो। ठीक है, पहोहोय क्या है, मैफिक जो है, मैफिक लावा, उसके फ्लो को तो कहा जाता है पहोय होय। जबकि जो हमारा जो फेल्सिक है, फेल्सिक जो हमारा लावा है, ठीक है, उसके फ्लो को बोला जाता है आह आह। ठीक है, तो मैफिक और फेल्सिक, फेल्सिक में ये दोनों याद रखें। अगला अब हम लेते हैं, ये हमने क्या पढ़ लिए, तरल पदार्थ पढ़ लिए। ठीक है, ये तरल पदार्थ हो गए। अब हमारे गैसियस पदार्थ की बात करते हैं। गैसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, गैसेस में देखो क्या क्या आता है। गैसियस जो पदार्थ होते हैं, जो लावा से इरप्ट होते हैं, जो मैग्मा से लावा से निकलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो पदार्थ होती है वो होता है जलवाष्प, वाटर वेपर्स। कितना होता है, 60 to 90% तक जो है कंपोजिशन गैसीय पदार्थों का 60 से 90% टोटल गैसियस मटेरियल का जलवाष्प होता है। और जलवाष्प जो होता है वो हम बात करें तो जलवाष्प में अब दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं, एक तो होता है भौमजलीय और दूसरा होता है मैग्मेटिक। कैसा होता है, भौमजलीय और मैग्मेटिक। अब इसमें क्या डिफरेंस है भौमजलीय और मैग्मेटिक, ये देखिए। जब धरातल की जो चट्टानें हैं उनमें कहीं पे छिद्र होते हैं, ठीक है, तो पोरस चट्टानें जो होती हैं धरातल की, उनमें से जब जल जो है वो किस किस में से हो सकता है। मान लीजिए हम बात करें महासागरों की बात करें, ठीक है, और महासागरों की दुर्बलता मंडल में या भूपर्पटी के निचले भागों में मैग्मा का क्या है, जमाव है। ठीक है, मैग्मा जमाव है और ये हमारी महासागरों की भूपर्पटी है। इसमें से जल जो है वो रिसके कंटिन्यू नीचे जा रहा है। ठीक है, जो जल है, जल रिसके इसमें से नीचे जा रहा है और ये नीचे जाएगा तो नीचे जब धरातल से नीचे जाएंगे तो मैंने बताया था कि 32 मीटर पे क्या हो रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब ये नीचे जाएगा तो यहाँ महासागरों में से जा सकता है, या कैसे रहता है कि यहीं पे कोई वॉल्केनो बना हुआ है और वॉल्केनो के पास यहाँ पे क्या है, क्रेटर है, और इस क्रेटर में अभी वॉल्केनो इरप्शन जो है वो बहुत टाइम से हुआ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जल जमा हो गया है और क्या बन गई है, क्रेटर झील बन गई है, क्रेटर झील बन गई है। या फिर हो सकता है कि हमारे यहाँ पे का भूमिगत जल के बहुत बड़ा कोई स्रोत बना हुआ है, इस भूमिगत जल जो स्रोत है उससे भी धरातल में के नीचे कंटिन्यू जो है वो जल रिस रहा है। यानी कि महासागरों के का जल हो सकता है, क्रेटर झील से कोई जल जा सकता है, या भूमिगत जो जल है वह भी कंटिन्यू नीचे जा रहा है और नीचे जाके ये मैग्मा से कांटेक्ट में आ रहा है और मैग्मा से कांटेक्ट में आकर के जल वाष्प का निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो गैसियस मटेरियल जो है उसका 60 से 90% जो जल वाष्प है, उसका पहला मैंने आपको स्रोत बताया भौम जलीय। ठीक है, तो भौम जलीय वाष्प, भौम जलीय क्यों हो गई, क्योंकि ये जो जल है वो क्या हो गया, नीचे रिसके चला गया। ठीक है, कहीं से भी पोरस चट्टाने हो या हो सकता है कहीं दरार भी हो सकती है, भाई यहाँ कहीं क्रैक्स हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि चट्टाने ही हमारे जो हैं धरातल की वो पोरस हैं, छिद्रित हैं, मतलब इसमें छिद्र में से ये निकल सकता है। ठीक है, तो इस भौम जलीय जो जलवाष्प है इसको दूसरा नाम दिया था फ्रियाटिक, फ्रियाटिक, फ्रियाटिक वाटर वेपर्स। ठीक है, तो ये फ्रियाटिक होता है। तो जो फ्रियाटिक जो होता है इसमें क्या होगा
कि जब ये जलवाष्प, अब देखिए जलवाष्प जब धरातल के नीचे जा रही है तो ये बहुत ज्यादा क्या बन जाएगी, जब गैस जलवाष्प बहुत ज्यादा होगी तो ये क्या करेगी, धरातल की चट्टानों पर दबाव बनाएगी, दबाव बनाएगी तो तेजी से वोल्केनो जो है वो इरप्ट होके में लावा जो है वो तेजी से बाहर निकलेगा। तो जितनी ज्यादा जलवाष्प की मात्रा होगी उतना ही ज्यादा एक्सप्लोजन होगा, उतना ही ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन होगा। तो इस इरप्शन को ही हम भौम जलीय, जिसे हम फ्रियाटिक जलवाष्प बोलते हैं, इसको हम फिर क्या बोलेंगे, फ्रियाटिक फ्रियाटिक एक्सप्लोजन। ठीक है, तो फ्रियाटिक भौम जलीय जलवाष्प से जो इरप्शन हो रहा है, जो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, उसे कहेंगे फ्रियाटिक एक्सप्लोजन। दूसरा स्रोत क्या हो सकता है इसके अलावा, दूसरा स्रोत हो सकता है मैग्मा जनित स्रोत। मैग्मा जनित स्रोत, मैग्मा जनित स्रोत कैसे थे भाई, मैग्मा से जलवाष्प कैसे बनेगी, ये देखिए मैग्मा जो है उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, मैंने बताया हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, N2 भी होता है, SO2 भी होता है, CO2 भी होता है। तो ये सब जो गैसेज हैं उसमें अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाए तो हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण का परिणाम क्या होता है, H2O। और H2O क्या है, हमारा जल है। मैग्मा के अंदर जो H2 है और O2 है, इन दोनों आपस में मिलने से, इनके केमिकल रिएक्शन से जब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। और यही जल जो है वो तापमान, मैग्मा के तापमान के प्रभाव में क्या बन जाएगा, जलवाष्प बन जाएगा। ठीक है, और इस जलवाष्प से क्या होगा, इस जलवाष्प से वही वॉल्केनिक इरप्शन जो है उसमें ये फिर से मददगार होगी, वॉल्केनिक इरप्शन में ये फिर से मददगार होगी। तो जलवाष्प जो है वो मेन कंपाउंड होता है किसका, गैसियस पदार्थों का 60 से 90% तक होता है। और यह दो स्रोतों से आता है, भौम जलीय स्रोत हो सकता है या मैग्मा जनित स्रोत हो सकता है। भौम जलीय को फ्रियाटिक भी बोलते हैं और इससे होने वाले जलवाष्प की अधिकता के कारण जो विस्फोट होता है उसको फ्रियाटिक एक्सप्लोजन कहते हैं। और जो मैग्मा से होता है उसे क्या बोलेंगे अब, मैग्माटिक इरप्शन। यानी कि मैग्मा जो है उसकी अधिकता की वजह से मैग्माटिक इरप्शन होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जलवाष्प क्या करेगी, ये जो जलवाष्प है, जब जलवाष्प की मात्रा किसी वोल्केनो में ज्यादा होगी तो ये जलवाष्प जब अब मैग्मा के साथ बाहर आ रही है, तो जलवाष्प जब मैग्मा के साथ बाहर आ रही है तो कितनी ऊंचाई तक, क्योंकि जलवाष्प जो है वो क्या होती है, हल्की होती है, और हल्की होकर के ये ऊपर तक उठेगी। और जब ऊपर उठेगी तो आपको भी पता है कि ऊपर उठने पर जब हम धरातल से ऊपर जाते हैं तो तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। और इसके ऊपर जाने पर जब ये हीट एनर्जी, हीट जो है उसको त्याग देगी तो यहाँ पे पाए जाने वाले बालू कण, रेत कण जो है उनके ऊपर ये जम करके संघनन करेगी और उस संघनन से क्या होगी, वर्षा होगी। इसीलिए जो ज्यादा एक्सप्लोजिव वॉल्केनो होते हैं, एक्सप्लोजिव वॉल्केनो होते हैं, उन एक्सप्लोजिव वॉल्केनो में एक्सप्लोजिव वोल्केनो होते हैं उनके ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। और एक क्लाउड फॉर्मेशन होने से क्या होती है, रेनफॉल होता है, ये याद रखिए। तो अगर यही दरारी उद्गार होता तो क्या होता, दरारी उद्गार होने में तो जो लावा है वो सिंपली यूं फैल जाता और इसके ऊपर ये अधिक ऊंचाई तक जलवाष्प जाती ही नहीं। मगर जो भौम जलीय स्रोत से जो फ्रियाटिक एक्सप्लोजन होता है उसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव वोल्केनो होता है और वो जलवाष्प बहुत अधिक ऊंचाई पर जाकर संघनन करती है और संघनन की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है और उससे रेनफॉल होता है, वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखिए इसके अलावा, अब जब गैसेस मटेरियल जब हम पढ़ रहे हैं तो गैसेस मटेरियल में हमको और भी देखना होगा कि और क्या क्या कंपाउंड पाए जाते हैं। जलवाष्प की हमने बात कर ली है, जलवाष्प के अलावा देखिए और क्या क्या पाया जाता है, जलवाष्प के अलावा इसमें पाई जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, N2 पाया जाता है, SO2 होती है, ये मैंने बताया। कुछ मात्रा में देखो, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड।
जबकि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसओ, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोफ्लोराइड है, ठीक है, इसके अलावा HCl है, हाइड्रोक्लोराइड है, अमोनिया है, ये सब भी इसमें ऊपर जो है जलवाष्प जो है उसके अलावा गैसीय पदार्थों में शामिल होती है। ठीक है, गैसीय पदार्थों में ये चीजें भी शामिल होती हैं। देखिए, अब ये जो गैस है इसका यूज क्या है, मैंने आपको अभी जब ठोस पदार्थ में जब आपको मैग्मा पढ़ाया था, तब मैग्मा में मैंने बताया था कि कुछ वाष्पशील संघटक जो है वो जुड़े होते हैं, और वाष्पशील संघटक में क्या आती है, एक तो जल वाष्प आता है और ये गैस आती है। अब इनकी वजह से फिर वही इनका यूज क्या है, वही शांता इनकी क्या हो जाती है, शांता को कम कर देते हैं ये, ठीक है, विस्कोसिटी को। तो अब देखिए हम इसकी वजह से इसकी तरलता बढ़ जाती है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो गैस है इसका जो गैसेस मटेरियल है इनके संगठन में भी तापमान के साथ साथ चेंज होता है। कैसे, अगर मैग्मा का तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर अगर उत्सर्जन होता है तो उसे बोलते हैं फ्यूमरॉल गैस। ये आगे जब हम फ्यूमरॉल पढ़ेंगे तब और बताऊंगा, फ्यूमरॉल गैस होता है। और इन फ्यूमरॉल गैस में क्लोरीन गैस की अधिकता होती है, ठीक है। तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेटर देन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मैग्मा फ्लो हो रहा है, या फिर मैं कहूं कि वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वो अगर पदार्थ 180 डिग्री तो उसमें ज्यादातर फ्यूमरॉल गैसें होंगी और इसमें क्लोरीन गैस की अधिकता होती है। अगर बिटवीन 180 डिग्री टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर में निकल रही हैं तो सोलफ टैरिक यानी कि सोलफ तारा गैसें निकलती है, और इनमें सल्फर कंपाउंड अधिक होता है। ये याद रखने वाली बात है। 180 डिग्री से अधिक होने पर तो क्या आ रही है, क्लोरीन गैस, और 180 टू 100 डिग्री के बीच क्या आ रही है, सल्फर गैस या सोलफ टैरिक कंपाउंड हो रहे हैं। दूसरा, अगर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है उस पर अगर उत्सर्जन होता है तब क्या होगी, तब इनको मोफेटिक गैस कहेंगे, यानी कि CO2 की प्रधानता होगी। ये याद रखिएगा आप। तो 180 डिग्री से अधिक पर फ्यूमरॉल गैस जिसमें क्लोरीन की अधिकता, 180 डिग्री से 100 डिग्री पर देखें तो सल्फर कंपाउंड की अधिकता सॉल्फ्टेरिक गैस, और लेस देन 100 डिग्री आप देखेंगे तो मोफेटिक गैस होती है जिसमें CO2 की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए हैं गैसियस मटेरियल। तो गैस के बारे में हमने ये सब पढ़ा। अब गैस के बाद आते हैं हमारे ठोस, ठीक है, कैसे आते हैं, सॉलिड मटेरियल की बात करेंगे हम। तो सॉलिड मटेरियल जो होते हैं उसमें आपको एक टर्म समझ, सॉलिड मटेरियल में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले बात देखिए आप पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट के बारे में पढ़, पायरोक्लास्ट क्या होता है। तो विस्फोट जब होता है ज्वालामुखी, उस समय जो कुछ ठोस पदार्थ निकलते हैं उनमें चट्टानों के टुकड़े होते हैं, खनिज के टुकड़े होते हैं, राख होती है, इन सब को, मगर ये जो है ये जितने भी खनिज है, राख है, चट्टानी टुकड़े हैं, ये कितने कैसे होते हैं, गर्म होते हैं। कैसे होते हैं, गर्म या तप्त होते हैं। भाई इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं पायरोक्लास्ट। अब इसमें दो शब्द दीजिए, पायरो मतलब क्या होता है, फायर, मतलब बहुत जो गर्म होता है, तो हॉट होता है उसको पायरो कहते हैं, और क्लास्ट मतलब क्या होता है, टूटना, टुकड़ा। तो आप देखेंगे पायरो क्लास्ट को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी कि गर्म टूटे हुए भाग, और टूटे हुए भाग किसके, चट्टानों के। तो चट्टानों के टूटने से, जब चट्टानों के टूटने से कैसे, भाई जब बहुत ज्यादा जलवाष्प गैसें और मैग्मा जब धरातल पर धक्का लगा रहे हैं, तो धक्का लगाने में वह भूपर्पटी की कुछ चट्टानों को तोड़ेंगे, और वह छोटे और बड़े जो पदार्थ जो टूटेंगे वो वॉल्केनिक इरप्शन में लावा के साथ धरातल पर बहुत तेज गति से निकलेंगे। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम पायरोक्लास्ट। अब पायरोक्लास्ट जो है उसके आकार के आधार पर, आकार के आधार पर इनके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जब से सबसे छोटा जो रहेगा वो है बारीक पदार्थ, जो है वो है धूल, ऐश। ऐश या धूल क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते। नग्न आंखों से हम, बेयर आइज से हम इनको नहीं देख पाते, नग्न आंखों से नहीं देख। कौन से, रेत, ये ऐश को, धूल को। इसके बाद आती है रेत। रेत यानी वॉल्केनिक सैंड जो होता है, ये लगभग 2 mm तक के आकार वाले पदार्थ होते हैं।
ठीक है। उससे बड़े आते हैं लैपिली, जो होते हैं लगभग 6 सेंटीमीटर से छोटे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर से छोटे होंगे, यानी कि 2 mm से तो बड़े, और ग्रेटर देन 2 mm एंड लेस देन 6 सेंटीमीटर, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे लैपिली, लैपिली बोलेंगे। और यही अगर 6 सेंटीमीटर से अधिक के हम देखें तो उनको बोलेंगे वॉल्केनिक बॉम्ब। तो जो लैपिली होते हैं वो 6 सेंटीमीटर के होते हैं, इनको मटर के दाने या अखरोट के आकार के होते हैं, जबकि जो वॉल्केनिक बॉम्ब होते हैं वो 6 सेंटीमीटर से बड़े आकार के टुकड़े होते हैं, जो बेसबॉल से और बास्केटबॉल की जो बॉल है उसके आकार के होंगे, ठीक है। और कई बार ये बहुत मोटे मोटे कई टन तक भी होते हैं, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम वॉल्केनिक बॉम्ब्स कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इनका हम बेसिक क्लासिफिकेशन आकार के आधार पर करेंगे, धूल में, रेत में, लैपिली में और वॉल्केनिक बॉम्ब में। अब यही पायरोक्लास्ट, अगर यही पायरोक्लास्ट जम जाता है, ठीक है, तो जमने से क्या क्या स्ट्रक्चर बनती है वो बात करें। तो देखिए, वॉल्केनिक टफ क्या होता है, पायरोक्लास्ट के जमाव से क्या क्या बनेंगे। भाई ऊपर से जब ये ज्वालामुखी विस्फोट होगा, तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद ये है हवा में तैरते रहेंगे, और फिर जो भारी पदार्थ होंगे वो तो कांप गिर जाएंगे, ज्वालामुखी जो है हमारा उसके मुख के दोनों तरफ जमा होने लग जाएंगे, ठीक है। मैग्मा भी यहाँ जमा होगा, ठीक है, गाढ़ा मैग्मा होगा तो। और जो हल्के पदार्थ है वो दूर तक जाएंगे और दूर जा करके जमा होंगे, गिरेंगे तो अल्टीमेटली नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में। तो जो वॉल्केनिक टफ होता है उसमें बारीक पदार्थ संग्रहित होते हैं, तो छोटे छोटे पदार्थ हैं, जैसे क्या है, इसमें हमने ऐश को लें और हम इसमें डस्ट को लें, धूल को लें हम, तो क्या होगा, ऐश जो धूल है और रेत जो है, इसको वोल्केनिक सैंड को हम ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएंगे वोल्केनिक टफ का निर्माण करेंगे, वोल्केनिक टफ कहलाएंगे। जबकि अगर और बड़े विखंडित पदार्थों को हम जोड़ा जाए तो वो बनेंगे वोल्केनिक ब्रेशिया, ठीक है। बड़े विखंडित पदार्थ तो क्या बनाएंगे, ब्रेशिया बनाएंगे, छोटे हैं वो टफ बनाएंगे। सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना है कि वोल्केनिक टफ जो होते हैं बारीक पदार्थों से बने होते हैं, वोल्केनिक ब्रेशिया बड़े विखंडित पदार्थों से बने होते हैं। इसके बाद आता है इग्निम ब्राइट। इग्निम ब्राइट क्या होते हैं? इग्निम ब्राइट ऐसे है कि देखिए, जब ये ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो इस ज्वालामुखी विस्फोट में कुछ पदार्थ जो थे, बारीक जो पदार्थ थे, राख थी, धूल थी, गैस थी, ये क्या करेगी, दूर तक जाएगी। एक तो पहली बात तो बहुत ज्यादा क्या है, तप्त है, बहुत ज्यादा गर्म है, गैसें जो है वो भी, जलवाष्प भी, और जो राख है वो भी। अब ये जब दूर तक जाएगी और दूर तक जाने के बाद, तेजी से फैलने के बाद काफी दूर जाकर के धरातल पर नीचे गिरेंगे, और नीचे गिर के फिर ये जब जम जाते हैं तो इसको बोलते हैं इग्निम ब्राइट, यानी राख, धूल और गैस दूर तक जाएंगी और जाके नीचे गिरेंगी, तो इसे इग्निम ब्राइट कहते हैं। और दोस्तों, ये जो तप्त इग्निम ब्राइट जो है, तप्त जो पदार्थ हैं जो इग्निम ब्राइट बनाएंगे, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्यों होते हैं खतरनाक? इसका कारण देखिए, मान लो ये वॉल्केनो है, इस वॉल्केनो के आसपास जब इरप्शन रेगुलर होता रहता है, ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि बसाव जो है इसके आसपास वो वैसे ही कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आसपास क्या होगा, तापमान पहले ही इतना अधिक होगा, कंटिन्यूस में मान लो इरप्शन हो रहा है, या अगर ये डोरमेंट भी है तो भी क्या होगा, डोरमेंट वोल्केनो में क्या होता है, डोरमेंट वोल्केनो जो होते हैं उनमें रह रह के कभी 10 20 50 100 साल में कोई फिक्स नहीं होता, बार बार वोल्केनिक इरप्शन होता रहता है, तो यहाँ वैसे ही बसाव कम होगा। दूसरा, ये पदार्थ जो है वो इसके आसपास ही जमते जाएंगे और आसपास बन के क्या तो वोल्केनिक टफ बना देंगे या ब्रेशिया बना देंगे। मगर मान लो इससे 50 किलोमीटर दूर कोई शहर है, और ये जो पतले जो बारीक पदार्थ हैं वो बहुत ज्यादा गर्म पदार्थ मान लो दूर तक चले गए, 50 किलोमीटर दूर, और इस शहर के ऊपर जहां बहुत अधिक बसाव है, जहां वहां अगर इन्होंने बारिश करना स्टार्ट किया तो इनका तापमान इतना अधिक है कि पूरा का पूरा जो शहर है उसके नीचे दब सकता है, इतना ज्यादा मात्रा में भी निकल सकता है। और ऐसी घटना हुई थी माउंट पीली जो था माउंट पीली, वो कहाँ है, माउंट पीली एक ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये कहाँ है, ये मार्टिनिक द्वीप पर है, मार्टिनिक द्वीप पर है। और मार्टिनिक द्वीप पर कहाँ कहाँ पे है, मार्टिनिक द्वीप जो है वो हमारा दक्षिण अमेरिका में,
दक्षिण अमेरिका में बारबाडोस और एंटीगुआ जो है उसके बीच में है। ये बारबाडोस एंटीगुआ के बीच में दक्षिण अमेरिका में है मार्टिनिक द्वीप। ठीक है, तो जब यहाँ माउंट पीली जो है उसका विस्फोट हुआ तो उसका विस्फोट से कितना 100 किलोमीटर दूर भी एक सेंट पियरे शहर था। सेंट पियरे शहर था एक। इस सेंट पियरे शहर को इसने इन्हीं इग्निम ब्राइट्स ने इतना भारी नुकसान पहुंचाया कि इसमें लगभग 28,000 लोग मारे गए। ठीक है दोस्तों, तो ये इग्निम ब्राइट जो है वो बहुत ही खतरनाक होते हैं क्योंकि ये बहुत दूर तक गति करते हैं और वहां जाके जब गिरते हैं तो पूरे बसावट जो है उसको समाप्त कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पढ़े ज्वालामुखी द्वारा निस्सृत पदार्थ मटेरियल्स इरप्टेड ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, तो अब इन तीनों चीजों को आप देखें कि आपका लावा हो गया, मैग्मा या लावा, ये तो आपका तरल पदार्थों में प्रधानता हो गई, इनका गैसिफिकेशन पढ़ा। और गैसियस पदार्थ जो थे उसमें हमने सबसे मेन पढ़ा जलवाष्प और जलवाष्प के दोनों तरीके के स्रोत पढ़े हमने कि कैसे हमारा जो जलवाष्प है वो भूमिगत जल से बना है और कैसा हमारा जो जलवाष्प है जिसे फ्रियाटिक एक्सपेंशन कहते हैं, और दूसरा जो हमारा जलवाष्प मैग्मा जनित हो सकता है। कौन कौन सी गैसों की प्रधानता हो सकती है और किस टेम्परेचर पर जब गैस निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे। इसके बाद हमने सॉलिड मटेरियल्स को पढ़ा कि ठोस पदार्थ जो है वो इरप्टेड मटेरियल कैसा होता है, ऐश क्या होती है, वॉल्केनिक सैंड क्या होता है, लैपिली क्या होती है, वॉल्केनिक बॉम्ब क्या होते हैं, और इनके जमाव से वॉल्केनो के जब पायरोक्लास्ट जो है इसके जमाव से टफ बनता है, ब्रेशिया बनता है, इग्निम ब्राइट बनती है। और अब इन तीनों चीजों के बाद अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है इनको कवर करेंगे। अभी हम तीन चीज़ें हमने आपको ये बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉल्केनो का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा कि ज्वालामुखी वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, तो अगले जो वीडियो है उसमें हम वॉल्केनो को ही कंटिन्यू करेंगे और वो भी आपको मैं जल्द ही वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मैं बार बार कह रहा हूं अगर आपको एक पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां आप इसको ज्वाइन कीजिए और ये वीडियो के बाद मैं आपको पीडीएफ वहां पे शेयर कर दूंगा ताकि आप पीडीएफ से भी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।